नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की मूलभूत विशेषताओं की। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस सभ्यता के अवशेषों के प्रकाश में आने से अब निश्चित हो गया है कि भारत में पूर्णतया विकसित नागरिक सभ्यता का उदय हो चुका है। अब यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारत की सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की तरह ही अति प्राचीन है। और इतना ही नहीं, भवन निर्माण, नगर निर्माण योजना के तहत यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से अधिक विकसित है। महत्वपूर्ण बात यह है, यह यूपीएससी के जीएस पैटर्न का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह पूछा गया था मेंस में 1999 में, तो आगे आने के चांसेस इसके बेहद ज़रूरी हैं। चरागाही, घुमंतू या खेतीहर समुदाय सिंधु के मैदानों में आकर बसे। आगे चलकर खेतीहर समुदाय छोटे छोटे नगरों की नींव पर हड़प्पा सभ्यता पनपी। हड़प्पा युग में जीवन निर्वाह की व्यवस्था अनेक प्रकार की फसलों, पालतू पशुओं, जंगली जानवरों पर निर्भर थी। इस विविधता के कारण ही जीवन निर्वाह की व्यवस्था मजबूत बनी। वे प्रतिवर्ष एक साथ 2 फसलें उगा रहे थे। इससे अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो गई कि नगरों में रहने वाली और अपने लिए अन्न का उत्पादन खुद न करने वाली बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता था। भौतिक विशेषताओं की एक रूपताओं के कारण हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और घग्गर जैसे क्षेत्रों में जीवन निर्वाह के एक जैसे तरीके सामने आए। किंतु ये अन्य स्थान ऐसे भी थे जहाँ जीविका के स्वरूप में वहाँ की परिवर्ती भौगोलिक विशेषताओं के कारण विविधता थी। हड़प्पा सभ्यता में लोगों की नगर योजना अत्यंत कुशल थी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के में मकान और वहाँ की अनोखी भौतिक उपलब्धियों का पता चलता है। हड़प्पा युग के मिट्टी के बर्तन, औजार, उपकरणों में काफ़ी हद तक एकरूपता पाई जाती है। हड़प्पा सभ्यता के मोहर मन के कारीगरी के सुंदर नमूने हैं, लेकिन उनकी मूर्ति कला और पक्की मिट्टी की लघु मूर्तियाँ समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की कला का मुकाबला नहीं कर सकती। वो बेहतर हैं और बेहतर हैं। हड़प्पा सभ्यता की निर्वाह व्यवस्था अनेक फसलों की खेती और पालतू जानवरों पर निर्भर थी। इससे वहाँ की अर्थव्यवस्था नगर में बसे हुए लोगों का भरण पोषण करने में समर्थ हो सकी। नगरों में रहने वाले लोग ज़्यादातर, हम और आप समझते हैं कि अन्न का उत्पादन स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए उनका खाद्यान्न निकटवर्ती क्षेत्रों में से आता है। हड़प्पा सभ्यता में बड़े बड़े नगरों की मौजूदगी इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि उस समय कुशल कारीगर थे, दूर दूर तक व्यापार होता था। समाज में धनी निर्धन दोनों तरह के लोग रहते थे और वे शासक भी हुआ करते थे। हड़प्पाई लोग एक ही लिखित लिपि का प्रयोग कर रहे थे। हड़प्पा के सभी समुदाय एक ही तरह की बाट और तराजू का इस्तेमाल कर रहे थे। वे तांबा, कांसे से निर्मित जिन औजारों का प्रयोग करते थे वह बनावट, शक्ल और आकार में एक जैसे होते थे। उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। उनके कुछ नगरों में बनी इमारतों, किलों आदि की बनावट में भी एक रूपताएँ थी। उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र में जहाँ हड़प्पा सभ्यता के नगर मौजूद थे, वहीं मोहरों, शंखों से बनी चूड़ियाँ, लाल पत्थर से बने मनके, सेलखड़ी से बने गोल चपटे मनकों की बनावट एक सी होती थी। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को अधिकतर गुलाबी रंग के मिट्टी के बर्तनों से पहचाना जाता था। इन मिट्टी के बर्तनों का ऊपरी भाग लाल रंग का होता था। मिट्टी के इन बर्तनों पर काले रंग के पेड़ों, पशु पक्षियों के एक ही प्रकार के चित्र बने होते थे। ज्यामितीय आकृतियों को चित्रित किया जाता था और हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों की भौतिक विशेषताओं में पाई जाने वाली ये एक रूपताएँ ही हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं हैं। सिंधु सभ्यता से संबद्ध सैकड़ों स्थल में कुछ नगर, बड़े ग्राम और कस्बे भी थे। कस्बों की संख्या निश्चित तौर पर नगरों से अधिक थे। कुछ नगर बंदरगाह के रूप में भी विकसित हुए। इस सभ्यता के समस्त क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए संभवतः 1 से अधिक राजधानियां रही होंगी। कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा। रावी नदी के तट पर हड़प्पा से नगर निर्माण योजना, अन्नागार, भवन निर्माण योजना, मुहरों से लिपि, बर्तनों आदि की जानकारी मिलती है। दूसरा, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से
सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ का सबसे प्रमुख भवन विशाल स्नानागार है। यहाँ अन्नागार और अन्य भवनों के अवशेष भी पाए जाते हैं। चन्हूदड़ो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्हूदड़ो से बनाई गई ईंटों के भवने और मन को बनाने का कारखाना प्रकाश में मिला है। यहाँ से झूकर और झाकर संस्कृति के पुरावशेष भी मिले हैं। लोथल गुजरात में खंभात की खाड़ी के समीप स्थित लोथल से अनेक भवनों, दुकानों और गोंदीबाड़े का प्रमाण मिलता है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा से अग्निकुंड, जूते, खेत एवं लकड़ी की नालियों सहित नगर नियोजन और मोहरों के प्रमाण मिले हैं। बनावली हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित बनावली से किलेबंदी हड़प्पा संस्कृति के नागरिक स्वरूप का प्रमाण मिलता है। यहाँ से मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त ताम्र उपकरण, वाणाग्र, मनके, मृण मूर्तियाँ, बाट, बटखरे और लिपि युक्त मोहरें मिली हैं। सुतकागेनडोर मकरान तट पर स्थित सुतकागेनडोर से एक बंदरगाह, दुर्ग और नगर योजना के प्रमाण मिले हैं। कोटदीजी सिंध राज्य में खैरपुर के निकट स्थित कोटदीजी से अच्छे बर्तनों, वाणाग्रों और प्राक हड़प्पाई अवशेषों के प्रमाण मिले हैं। राखी घड़ी हरियाणा में जिंद के निकट स्थित राखी घड़ी हड़प्पा पूर्व से हड़प्पा कालीन पुरावशेष सहित एक लिपिबद्ध मोहर मिली है। आलमगीरपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर से चावल और हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में सुरकोटदा से गढ़ी गई आवासीय मकान, मिट्टी के बर्तन, अस्थि कलश और घोड़े का प्रमाण मिला है। धौलावीरा गुजरात में स्थित धौलावीरा से मध्यमा नगर के प्रमाण मिले हैं, जो नई प्रकार की विशेषता पाई जाती है। आपको धौलावीरा का क्वेश्चन आंसर हमारे दूसरे वीडियो में मिल जाएगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित दायमाबाद को हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी स्थल माना जाता है, जहां से तांबे की वस्तुएं मिलती हैं। इसके अलावा सुतकाडोह, डाबरकोट, रोपड़, बाड़ा, संघोल, मीताथल, बड़गांव, अम्बखेड़ी, रंगपुर, रोजदी, मालवण प्रभास जैसे स्थल भी यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल हैं, जहाँ से हड़प्पाई पुरावशेष की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा सभ्यता अपने विकसित स्वरूप में करीब 600 वर्षों तक यानी 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व तक चलती रही। 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास इस सभ्यता के पतन के लक्षण स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगे। इस सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस समय तक नष्ट हो चुके थे। पुरातात्विक प्रमाणों से स्पष्ट हो चुका है कि उन्नत हड़प्पा सभ्यता अब पतन के मार्ग पर बढ़ चली है। यह सभ्यता पतनोन्मुखी स्वरूप में कुछ और दिनों तक बनी रही, किंतु वशिष्ठता और प्राचीन गरिमा नष्ट हो चुकी थी। इस सभ्यता के पतन के लिए अनेक कारण समझाए गए, किंतु हमें ध्यान रखना पड़ेगा मात्र किसी एक कारण के परिणाम स्वरूप इतनी विकसित सभ्यता का अंत या पतन नहीं हुआ है। इस प्रकार कोई एक कारण समान रूप में समस्त सभ्यता के अंत के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि विभिन्न हड़प्पा नगरों के पतनों में भिन्न भिन्न कारण का योगदान रहा है। मैं दोस्तों आपको बता दूं, जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं समन्वय होना बहुत ज़रूरी है, संतुलन होना बेहद ज़रूरी है। तो एक कारण आप क्लियर कर देंगे। विदेशी आक्रमण गार्डन चाइल्ड, मार्शल व्हिल, पिगट जैसे लोगों का मानना था कि यह विनाश आर्य आक्रमणकारियों द्वारा किया गया। प्राकृतिक कारण, इसमें बहुत सारे लोगों ने प्राकृतिक कारण माना है। मानवीय कारण, उनको लगा कि जनसंख्या में वृद्धि है। कुछ लोगों का मानना था प्रशासनिक स्थिरता। विभिन्न स्थलों की खुदाई से अंतिम प्रकार के स्तरों में ह्रास के लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट हुए। स्पष्ट है कि प्रशासनिक संयंत्र ढीला और कमजोर हो चुका था। आर्थिक कारण, विभिन्न कारणों से यहाँ के कृषि उत्पादनों में कमी आई। रूढ़िवादिता, सुंदी घाटी के सभ्यता के पतन के लिए अनेक विद्वानों ने रूढ़िवादिता विशेषतया
आर्थिक स्थिरता को उत्तरदायी माना है। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के विनाश में विभिन्न कारणों का योगदान रहा है। कोई भी एक कारण इस सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं था। इस तरह के क्षेत्रों विशेष की अलग अलग परिस्थितियां और क्षेत्र विशेष में नगरों का पतन विशेष कारणों से हुआ। वस्तुतः हड़प्पा सभ्यता के पतन को क्रमिक पतन की अवधारणा के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेहतर साइंस, कल्चर और हिस्ट्री और वर्ल्ड अफेयर्स की बेहतरीन वीडियोज़ आपको मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए फिर से धन्यवाद।